हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइटर सीरीज रैपिड रिवीजन सेशंस। और आज हमारा लास्ट लेक्चर है अबाउट प्लांट रेस्पिरेशन। पिछले लेक्चर में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर टिल ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा था। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बने थे। बट अब बेटा इस पायरुविक एसिड का फेट क्या होने वाला है, मतलब आगे चल के पायरुविक एसिड क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये हमको देखना है। ठीक है, सो नाउ अगर हम एक ब्रीफ अप देखें जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं, पायरुविक एसिड के पास तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता पायरुविक एसिड के पास है CO2, वाटर, एनर्जी बनाना। और ये कब मिलेगा? ये रास्ता होगा जब बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा रास्ता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो लैक में क्या बनाएगा? ये लैक्टिक एसिड। तीसरा रास्ता है जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। अब अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस ही हो गया तो मतलब प्रोडक्ट में बनेगा बेटा इथेनॉल और 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज रिलीज्ड। ठीक है, तो अब ये दो लास्ट प्रोसेसेस हैं आपके फर्मेंटेशन में। दिस इज अंडर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। सो अब हम आगे बढ़ेंगे विथ फर्मेंटेशन। ठीक है, सो फर्मेंटेशन मतलब से बाय यीस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनएरोबिक कंडीशंस। यहां पर बोल तो दिया इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा कि पूरी तरीके से सारे कार्बन सबस्ट्रेट के CO2 के फॉर्म में रिलीज नहीं हुए। हाँ, और एक चीज और, यहां पर पार्शियल ऑक्सीडेशन टर्म यूज नहीं करा है। पार्शियल ऑक्सीडेशन टर्म हम कहां यूज करते हैं? ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, सो दिस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जिसको आपने एनएरोबिक कंडीशंस में करवाया, उसमें क्या क्या होगा? पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड इथेनॉल। पहला ये अल्कोहल फर्मेंटेशन हो जाएगा। The enzymes pyruvic acid decarboxylase, देखो ये एंजाइम का नाम याद रखना है, and alcohol dehydrogenase catalyze these reactions। ये reactions को catalyze करने वाले आपको दो एंजाइम्स याद रखने हैं। Other organisms like some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid। दूसरा पाथवे जो हमने देखा। The steps involved are shown in this figure, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। In animal cells like muscles during exercise, जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा मसल्स को, तब कंडीशन क्या होगी? ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, देन पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। यहां पर जो लग रहा था एंजाइम वो क्या था बेटा? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। यहां पर लगता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। द रिड्यूसिंग एजेंट है NaDH2, जो अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और NaDH2 से NAD+ बनेगा। नाउ which is reoxidized to NAD+ in both the processes। अब दोनों प्रोसेसेस में अगर हम आगे बढ़े तो होगा क्या? In both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released। ज्यादा एनर्जी नहीं निकलती, कम निकलती है एनर्जी। Less than 7% of the energy, देखो less than 7% of the energy in glucose। जो एक्चुअल ग्लूकोज में एनर्जी कितनी है? 38 ATP रिलीज करने वाली एनर्जी है। नाउ अब कितनी निकली? Less than 7% of the energy in glucose is released and is not all of it is trapped in हाई एनर्जी बॉन्ड। सभी हाई एनर्जी बॉन्ड के फॉर्म में ट्रैप नहीं होती। ऑल्सो दी प्रोसेसेस आर हजार्डियस, ईदर लैक्टिक एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज द नेट ATP दैट इज सिंथेसाइज्ड? अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। हाउ मेनी ATP आर सिंथेसाइज्ड एंड डिडक्ट द नंबर ऑफ द ATP यूटिलाइज्ड। मतलब आपका टोटल जितना भी ATP सिंथेसाइज होगा उसमें से जो यूज हुआ वो माइनस कर लोगे। अभी हमने ग्लाइकोलिसिस में किया था ये। When 1 molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid, ये आपको निकालना है। Yeast poison themselves to death when concentration of alcohol reaches about 13%। ये याद रखना है, एक 7% वाला डेटा याद रखना है और 13% वाला, मतलब yeast kill themselves कि हम क्या कर रहे हैं, ये अल्कोहल का प्रोडक्शन करा रहे हैं तो खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। फिर
अल्कोहल्स में परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाता है? अल्कोहल में परसेंटेज जब बेवरेजेस की बात करें तो 13% तो नहीं, 13 से ज्यादा भी होता है बहुत सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। तो ये कैसे होगा? डिस्टिलेशन। दिस विल बी बाय डिस्टिलेशन। ठीक है, अब यहां देखो ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये ग्लाइकोलिसिस ही है। हम उससे बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल, पायरुविक एसिड। अब ये फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड का फेट देखना यहाँ पर। हाँ, ये अपनी कौन सी स्टेप में हो रहा था? ये 5th स्टेप में हो रहा था, याद हो आपको तो। ठीक है, फिर पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड या इथेनॉल, दो पाथवे हैं इसके पास, क्योंकि ये फर्मेंटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं ना। यहां से ये NaDH2 जो निकला, तो NAD+ चाहिए, पर ये NAD+ का सोर्स क्या होगा? हाँ, आगे पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसका सोर्स। बट अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा तो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करेगी? बिल्कुल नहीं। तो एनएरोबिक कंडीशन में अगर आपको चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस चलता रहे तो ग्लाइकोलिसिस को रन करने के लिए आपको NAD+ देना पड़ेगा, नहीं तो आगे की स्टेप्स रुक जाएंगी। अब NAD+ कहां से दोगे? फर्मेंटेशन। देखा यहां पर, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन, ये NADH2 से बना NAD+, यहां भी NADH2 से NAD+, एंजाइम लगे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, यहां पर लगा था अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, सो ये फर्मेंटेशन हो गया आपका। नाउ व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। हाउ डू यू थिंक alcoholic beverages of alcohol content gets higher? कैसे होता है? डिस्टिलेशन से। What then is the process by which organisms carry out complete oxidation? तो अभी तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, मतलब ग्लूकोज में छिपी हुई पूरी एनर्जी नहीं मिल पाई। तो ऐसा क्या होगा जिससे आपको पूरी एनर्जी मिलेगी? अब यूकैरियोट्स की बात करें, सो इन यूकैरियोट्स these steps takes place within माइटोकॉन्ड्रिया। कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या निकला? CO2, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सबस्टेट में छिपी थी in the substrate. This type of respiration is most common in organisms. अब यहां पर आपको देखना है एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप्स होगा क्या इसमें। For aerobic respiration to take place within the mitochondria, the final product of glycolysis जो क्या था आपका? pyruvate is transported from cytoplasm in the सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये कहानी चल रही थी, ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बना, तो कहां चला गया वो? माइटोकॉन्ड्रिया में। द क्रूशियल इवेंट्स, अब आपको देखना पड़ेगा कि ये जो इवेंट्स हैं, क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर, अब कौन से इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट होंगे? सबसे पहला कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना चाहिए पायरुविक एसिड का। कैसे? स्टेप बाय स्टेप रिमूवल। स्टेप बाय स्टेप रिमूवल होगा सारे हाइड्रोजन एटम्स का, तभी तो ऑक्सीडेशन है। लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, अकेली तो बैठेगी नहीं। देन पासिंग ऑन of the electrons removed as part of the hydrogen atoms to molecular oxygen with simultaneous synthesis of ATP। तो यहाँ पर दो चीजें एरोबिक रेस्पिरेशन में याद रखनी है हमको। एक तो स्टेप बाय स्टेप पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, CO2 सारे निकलेंगे, हाइड्रोजन सारे निकलेंगे। अब CO2 के फॉर्म में कार्बन निकला है, देन उसके बाद जो भी एनर्जी निकलेगी वो ATP के फॉर्म में आपको फाइनली मिलती है। What is interesting to note is that the first process takes place in the matrix of mitochondria। सबसे पहला मैट्रिक्स में हुआ, ये जो चीज बताई ना, ये कहाँ हो रहा है? मैट्रिक्स में। और जो दूसरी चीज हो रही है, ये हो रही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। मतलब ये जो मैट्रिक्स में हो रहा है ये होगा अबाउट लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब साइकिल, दो चीजों के बारे में बताया है। और यहां पर हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में जिक्र।
ठीक है, while the second process is located on the inner membrane. ठीक है, नाउ बात करें हम पायरुवेट क्या कर रहा है. Pyruvate, which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrates in the cytosol, after it enters mitochondrial matrix, undergoes oxidative decarboxylation. बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कुछ और नहीं है, लिंक रिएक्शन है. क्यों डीकार्बोक्सिलेशन? CO2 निकलेगा. ऑक्सीडेटिव मतलब यहां पर कहीं ना कहीं NaDH2 का फॉर्मेशन भी हो रहा है. तो अगर NaDH2 निकलेगा मतलब वो हाइड्रोजन कहीं से नहीं लेके निकल रहा है. अब किसी से लेगा हाइड्रोजन तो वो ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक है. द रिएक्शंस catalyzed by pyruvic dehydrogenase require the participation of several coenzymes including NAD+ and coenzyme A. इन सब के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही ये प्रोसेसेस आगे बढ़ेगी. अब देखो यहाँ पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग, कोएंजाइम ए लगा, NAD+ लगा, Mg2+, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में ये 2 कार्बन वाला बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए. देन CO2 NADH2. ये वाला रिएक्शन आपको जो बताया गया है, दिस इज अबाउट लिंक रिएक्शन. ये कौन सा रिएक्शन है? लिंक. ठीक है, तो लिंक रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए. नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid produced from 1 glucose molecule during glycolysis. एसिटाइल कोएंजाइम में अब कहाँ जाएगा? साइक्लिक पाथवे जो है TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम हेंस क्रेब साइकिल भी बोलते हैं. हेंस क्रेब या फिर क्रेब साइकिल. तो क्रेब साइकिल आगे देख लें. नाउ द TCA starts with the condensation. देखो कंडेंसेशन हो रहा है ऑफ एसिटाइल ग्रुप. कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. हम जानते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है. एंड वाटर. जहां कंडेंसेशन की बात आएगी पानी तो होगा ही. टू यील्ड सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड 6 कार्बन वाला है. अभी पूरी साइकिल में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से कंबाइन होने के बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और साथ में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं. तो एंजाइम तो लगेगा. द रिएक्शन is catalyzed by enzyme citrate synthetase and a molecule of coenzyme A is released. Citrate is then isomerized to isocitrate. Isocitrate में देता है. It is followed by 2 successive steps of decarboxylation leading to the formation of alpha ketoglutaric acid. क्या बना दिया? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. और साथ में इसी के बाद बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज्ड टू OAA, allowing the cycle to continue. During the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. क्या बन रहा है? GTP. GTP यहां पर देखना, GTP आगे चल के क्या बनाएगा? आगे चल के क्या वहीं पर दे देगा, वो कपल्ड हो जाएगा. ATP सिंथेसिस. दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. SLP है ये, SLP. इन a coupled reaction GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP. Also there are 3 points in the cycle. NAD+ reduce हो गया NADH2 में, and ऐसा एक पॉइंट जहां FAD+ रिड्यूस हो जाता है FADH2. ठीक है. सो नाउ अब देखते हैं इसका कंटेंट में और क्या लिखा है, फिर हम इसे साइकिल से याद कर लेंगे पूरा. The continued oxidation of acetyl coenzyme A through TCA cycle require continued replenishment of oxaloacetic acid. लगातार आपको oxaloacetic acid देना पड़ेगा. अब oxaloacetic देना है, फर्स्ट मेंबर है ये साइकिल का. In addition, it also require regeneration of NAD+. NAD+ भी देना है, FAD+ भी देना है. इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट के बिना क्रेब साइकिल नहीं चलेगी. तो अब यहां देख लें, क्रेब साइकिल में हमने सबसे पहले देखा था पायरुविक एसिड. देखो बेटा, पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला. पायरुविक एसिड से क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम है ना.
अब एसिटाइल कोएंजाइम में जब बना, ये लिंक रिएक्शन है, NADH2 का फॉर्मेशन, CO2 का फॉर्मेशन, कोएंजाइम में लगा है। देखो यहां से ना एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, याद रखना। CO2 के लिए एक कंसिडरेशन कर लेना कि CO2 जहां निकलेगी वहां निकलेगा NADH2, जहां जहां CO2 वहां वहां NADH2, पर जहां NADH2 निकले जरूरी नहीं है कि CO2 भी निकले। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि CO2 के रिलीज के साथ साथ अकंपनी करता है NADH2 का रिलीज। तो अब यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम में आया 2 कार्बन वाला, ये 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वहां पर ऑलरेडी था, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन का। अब सिट्रिक एसिड ये डैश क्यों दिए हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे स्टेप्स है जो मिसिंग है, जो आपको साइकिल में नहीं बताई है। जैसे कुछ स्टेप्स के बारे में यहाँ भी लिखा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए वगैरह। सिट्रिक एसिड से अब 5 कार्बन का कंपाउंड बना है, तो 5 कार्बन का बना मतलब एक CO2 निकला, डीकार्बोक्सिलेशन, और क्योंकि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है तो NADH2 भी निकल गया, NAD+ से बन गया NADH2 ना। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनिक बनाया तो 5 से 4 बना रहे हो, तो 5 से 4 बनाओगे तब उस समय भी क्या होगा, CO2 का रिलीज हो रहा है, NAD+ से NADH2 बन रहा है, GDP से GTP का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप्स तो यहाँ सेम है, बस यहाँ एक्स्ट्रा एक GTP बन रहा है। सक्सिनिक एसिड से आपने क्या बना दिया, मैलिक एसिड, 4 कार्बन वाला, तो CO2 अब नहीं निकालना आपको, क्या निकला, FAD+ से FADH2, मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, NAD+ से NADH2, जहां NADH2 निकले जरूरी नहीं है कि CO2 निकलेगी, हाँ, पर जहां CO2 निकलेगी वहां जरूरी है कि NADH2 कंफर्म निकलेगा, है ना। तो ये हो गई आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल। अब ये क्रेब्स साइकिल में अगर मैं पूछूं आपसे कि क्रेब्स साइकिल में टोटल SLP सबस्ट्रेट लेवल से कितने मॉलिक्यूल बने, तो 1 ATP जो GTP से बना है फॉर्म। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरा, तो ये जो NADH2 है ये क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से NADH2 ATP का सिंथेसिस कराएंगे। तो अब यहाँ पर कितने NADH2 बन रहे हैं, सिर्फ किसकी बात हो रही है, क्रेब्स साइकिल की। तो क्रेब्स साइकिल में देखो ना, 1 2 और 3, सो 3 NADH2, तो 3 into 3 क्यों करा, क्योंकि एक NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 ATP देता है, तो इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 3 ATP देगा वो। तो यहाँ टोटल कितने हो गए ATP, 9 ATP, 9 प्लस, अब देखो ये 9 हो गए। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एक FADH2 भी तो है, तो FADH2 कितने देगा, 2 ATP। तो टोटल क्रेब्स साइकिल के अगर लिखो तो आप क्या लिखोगे, 1 प्लस 9 प्लस 2, मतलब यहां पर हो गया ये 12 ATP। किसके थ्रू है, क्रेब्स साइकिल के थ्रू, सिर्फ क्रेब्स साइकिल के थ्रू। मतलब एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जब क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो वो कितने ATP देता है बेटा, 12 ATP रिलीज करेगा। पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया तब, है ना। तो अब आगे बढ़ जाए, ये इक्वेशन देखो आप, इस इक्वेशन में शुरुआत करी है पायरुविक एसिड से, मतलब ये लिंक रिएक्शन भी बता रहा है और क्रेब्स साइकिल भी बता रहा है। कैसे पता क्रेब्स साइकिल बता रहा है, अरे क्योंकि यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम नहीं मिला ना, यहाँ पर क्या मिला है, CO2, तो CO2 तो फाइनली किस में मिल रहा था, क्रेब्स साइकिल में आपको। तो ये सारा चीज आप देख चुके हो, पायरुविक एसिड से NAD+ लगे, FAD+, वाटर और ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बना, ATP का फॉर्मेशन हुआ, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों 3 निकले, पायरुविक एसिड में 3 है कार्बन, तो CO2 के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है, so we have till now seen that glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecules of NADH2, 2 molecules of FADH2। भैया ये पूरी स्टेप को into 2 कर दो, ये जो लिखा है ना यहाँ पर
2FADH2 तो 2FADH2, तो ये स्टेप पायरुविक एसिड के लिए, पर हम जानते हैं एक ग्लूकोज का एरोबिक ऑक्सीडेशन होगा तो 2 पायरुविक एसिड बन रहे थे ना, ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुविक एसिड, फिर उसके बाद आगे चलाओगे तो ये इंटू 2 कर दोगे जब आपसे पूछा गया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करो। नेक्स्ट, synthesize besides just 2 molecules of ATP in TCA. You may be wondering why we have been discussing respiration at all. Neither oxygen has come into picture. यहाँ तो ऑक्सीजन की बात ही नहीं करी हमने कहीं पर भी, फिर भी आप बोल रहे हो रेस्पिरेशन, तो अब आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अभी तक क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, अब ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब एटीपी का सिंथेसिस होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, रेडॉक्स। द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस are to release and utilize the energy stored in NADH2 and FADH2. आपका उद्देश्य है NADH2 और FADH2। NADH2 और FADH2 की बात करें तो इन दोनों से जो छिपी हुई एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में निकालना। दिस इज अकम्प्लिश्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड through electron transport system and the electrons are passed on to O2 resulting in the formation of water. The metabolic pathway through which the electrons passes from one carrier to another is called electron transport system. ठीक है, तो अब ये होती कहाँ है, and it is present in inner membrane of mitochondria, inner membrane of mitochondria. अब होगा क्या इसमें, electrons from NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by NADH dehydrogenase complex 1। यहाँ पर सबसे पहले आपको 5 कॉम्प्लेक्सेस याद रखना है। ठीक है, तो पहला कॉम्प्लेक्स क्या है, NADH dehydrogenase, हाइड्रोजन को निकालेगा ये, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर दी ट्रांसफर्ड टू यूबिक्विनोन। ओन मतलब कीटो ग्रुप है, तो जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो कीटोन से रिड्यूस होकर अल्कोहल बना लेता है। लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FADH2, FADH2 के थ्रू भी उसे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स मिले। फिर यहाँ पर आपको बनाया गया क्या, that is generated during succinate dehydrogenase, जहां कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो सेकंड कॉम्प्लेक्स है आपका succinate dehydrogenase वाला FADH2 complexes. The reduced ubiquinol is then oxidized with the transfer of electrons to cytochrome C through वाया मतलब थ्रू cytochrome B C1 complex। थर्ड कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ पर, ये पहला कॉम्प्लेक्स है, पहले कॉम्प्लेक्स से ये हाइड्रोजन इधर गया, ये हाइड्रोजन नीचे जा रहा है, ये है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अब जहां पर आपका साइटोक्रोम सी लोकेटेड है, ये साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ अंदर से इलेक्ट्रॉन्स भी जा रहे हैं, तो ये साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और साइटोक्रोम कौन से कॉम्प्लेक्स को देगा, ये साइटोक्रोम सी फोर्थ कॉम्प्लेक्स को, देखो यहाँ लिखा है। ठीक है, साइटोक्रोम सी स्मॉल प्रोटीन, इसकी लोकेशन आई है एग्जाम में, अटैच टू आउटर सरफेस, देखो बाहर की सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है बेटा, कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक। कॉम्प्लेक्स फोर refers to cytochrome C oxidase। क्यों C oxidase, अरे साइटोक्रोम C देखो आप, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, कहां गया, ये रहा, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ। अब इस कॉम्प्लेक्स फोर्थ ने क्या किया, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया। अब इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो ये उसको ऑक्सीडाइज करा रहा है ना, तो साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज कराने वाला साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, नाउ cytochrome C oxidase complex containing cytochromes A and A3
and the 2 copper center. क्या हो जाएगा? 2 copper center. When the electrons pass from one carrier to another via complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled for ATP synthesis. क्यों? कैसे? अरे पांचवा कॉम्प्लेक्स देखो आप, पांचवा कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है आपका ATP सिंथेटेज एंजाइम है जिसमें F0 F1 पार्टिकल्स और प्रोडक्शन ऑफ ATP, ATP का फॉर्मेशन प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक phosphate. The number of ATP molecules synthesized depends on the nature of electron donor. मतलब NADH2 है तो कितने ATP? देखो, oxidation of one molecule of NADH gives rise to 3 ATP और जब आप एक FADH2 की बात करें तो 2 molecules of ATP. Although the aerobic process of respiration takes place only in presence of oxygen, मतलब ये जो ऑक्सीजन है जिसका रोल लिमिटेड है कहां तक? ये भी लिया टर्मिनल स्टेज तक, तो हम सोचेंगे तो ठीक है ना, ऑक्सीजन ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट है? लास्ट स्टेप में तो लग रहा है अरे भैया अगर लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन नहीं होता तो ये सोचो इलेक्ट्रॉन्स को कौन पकड़ेगा, हाइड्रोजन को कौन पकड़ेगा, मेटाबॉलिक वाटर कैसे बनेगा, तो आपका पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्राइव कैसे होगी, है ना? तो yet the presence of oxygen is vital, बहुत इंपॉर्टेंट है, since it drives the whole process by removing hydrogen from the system. Oxygen acts as final hydrogen acceptor. Unlike photophosphorylation, वहां पर photophosphorylation में भी हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, पर कहां था? where it is light energy that is utilized for production of proton gradient. वहां पर लाइट एनर्जी की यूज कर रहे थे, आप यहाँ क्या यूज कर रहे थे? और द सेम प्रोसेस यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूज करते हो. It is for this reason the process is called oxidative phosphorylation. You have already studied about the mechanism of membrane ATP synthesis. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में मैंने पढ़ाया है ये आपको. नाउ अब एक बार हम देख ले कि ये ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है ये कैसा होता है. ठीक है, देखो ये मेम्ब्रेन है, ये आउटर साइड है, वो इनर साइड है, मैट्रिक्स की तरफ है ये मेम्ब्रेन, यहाँ पर लोकेटेड है. इसका ये जो हेड है ये कहां पर लोकेटेड है? F1 पार्टिकल मैट्रिक्स की तरफ. अब जैसे ही H+ फोर्सफुली जाएगा, H+ की काइनेटिक एनर्जी की मदद से ये F1 पार्टिकल या हेड पूरा घूम गया. जैसे ही घूम गया कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, सो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बनाता है? ATP. ठीक है, सो in this transport system is utilized by synthesizing ATP with the help of ATP synthetase. Complex 5th है. It consists of 2 major component F1 and F0. The F1 headpiece is peripheral membrane protein and contain the site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. F0 is an integral membrane protein that forms the channel through which protons cross the inner membrane. The passage of protons through the channel is coupled to catalytic site. Catalytic site मतलब जहां पर वो ATP synthetase catalyst है. For the production of ATP, for each ATP produced, 4H plus passes through F0 from the inner membrane space to matrix down the electrochemical proton gradient. तो इस तरीके से ATP का फॉर्मेशन हुआ. अब मैं आपको ETA से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ. देखो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम याद है आपको? कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर है क्या क्या चीजें, देखना बेटा. सबसे पहले FMN FES, तो जैसे ही NADH2 से NAD+ बना, एक तो 2 हाइड्रोजन उधर चले गए, है ना, 2 हाइड्रोजन खुद के दिए और 2 हाइड्रोजन उसने यहाँ से इस एरिया से, मतलब जहां पर चीजें चल रही है, हाइड्रोजन का बहुत सारा सोर्स है, यहाँ पर है ये मैट्रिक्स है, यहां से लेके इनर मेम्ब्रेन की तरफ भेजा. ठीक है, अब आगे यूबिक्विनोन, इलेक्ट्रॉन्स को यूबिक्विनोन को दिया, फिर यूबिक्विनॉल बना रिड्यूस्ड फॉर्म, और उसी तरीके से ये रिएक्शंस आपको दिख रही है कहां पर? सक्सिनेट फ्यूमरेट. ये कॉम्प्लेक्स सेकंड कॉम्प्लेक्स ने भी यही चीजें करी.
UQ से UQH2, फिर ये इन दोनों के हाइड्रोजन मिलके इधर आ गए, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठा हो गए। अब आपका टारगेट है इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हाइड्रोजन बढ़ाना, ताकि वो इनर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स की तरफ तेजी से भागते हुए आए, और जब तेजी से भागते हुए आएगा तो एटीपी का प्रोडक्शन होगा। और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड आपने देखा, सेकंड के बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, साइटोक्रोम बी, फिर Fe, साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C जो प्रोटीन है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। नाउ फिर फोर्थ में आया, फोर्थ क्या था, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये साइटोक्रोम C यहाँ आया, कॉपर सेंटर है A, कॉपर सेंटर है 2, कॉपर ए कॉपर बी, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स गया किसके थ्रू, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम E3। देन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो यहाँ इकट्ठा हो गए वो गए F0 F1 पार्टिकल्स के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो गया, और यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन। अब अभी तक हमने जितनी भी रेस्पिरेशन में एनर्जी बनाई, एटीपी सिंथेसिस हुआ, उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। अब बैलेंस शीट में मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। अब अगर आप ग्लाइकोलिसिस की बात करते हो तो ग्लाइकोलिसिस में देख लो नेट गेन कितना था, 8 एटीपी, ठीक है। अब एक पायरुविक एसिड, एक क्या, पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में जाता है, तो कितना एटीपी अपन ने कैलकुलेट करा था, 15 एटीपी। पर हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज इस 15 एटीपी में आपका लिंक रिएक्शन के 3 एटीपी भी इन्वॉल्व है और क्रेब्स साइकिल का भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब अगर आपको एक ग्लूकोज से लेना है, सो एक ग्लूकोज कितना देगा, 2 पायरुविक एसिड देता है, सो इसको इंटू 2 कर दें, सो हो जाएगा 2 इंटू 15, दैट मीन्स 30। अब अगर 30 एटीपी इधर से मिले तो टोटल नेट गेन एटीपी ग्लूकोज के एरोबिक ऑक्सीडेशन से कितने मिले, देखो, सो 30 प्लस 8, 38 एटीपी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, ये होता है बैलेंस शीट। अब यहाँ पर देखते हैं हम, इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशंस ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड, बट इन रियलिटी दिस कैन बी ओनली थियोरेटिकल एक्सरसाइज। मतलब ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये इतनी प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप थोड़ी होती है जैसा आपने पढ़ा। देयर इज सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट। आपने ये सारे अजम्पशन किए हैं, आपने सोच के करा है, ये सारी चीजें हुई नहीं है, ठीक है। TCA and ETS pathway following one another. The NADH synthesis in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation. None of the intermediates in the pathway are utilized. हमने ये सोचा कि जो भी चीजें बनी वो यूटिलाइज नहीं हुई, सिर्फ रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ता गया, पर ऐसा नहीं होता। समय आने पर जिस चीज की जरूरत है वो यूटिलाइज भी होता है। नाउ only glucose is being respired, no other alternative substrates are entering. बट अभी हम देखेंगे कि ग्लूकोज के अलावा भी दूसरे सबस्ट्रेट है जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। बट दिस काइंड ऑफ assumptions are not really valid in a living system. All pathways work simultaneously, एक साथ होते हैं, and do not take place one after the other. Substrates enter these pathways are withdrawn जब जरूरत पड़े, तो जब जरूरत पड़े उन सबस्ट्रेट्स का यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। ATP is utilized as and when needed. Enzymatic rates are controlled, multiple means से कंट्रोल हो सकता है। Yet it is useful to do this exercise to
Appreciate the beauty of efficiency, मतलब आपको यहाँ पर ये देखना है कि कितना अच्छे तरीके से सिस्टम काम करा, इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करा और एटीपी बताया कि कितना मिल रहा है. नेट गेन ऑफ एटीपी 38 एटीपी. लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. याद रखो ये पॉइंट. फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर वन पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट डिग्रेडेशन हो जाता है, CO2 और वाटर मिल गया. इन फर्मेंटेशन देयर इज नेट गेन ऑफ ओनली 2 molecules ऑफ एटीपी फॉर ईच molecule ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड, जबकि many more molecules of ATP are generated during aerobic conditions. सिर्फ फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP, यहाँ पर एरोबिक में बहुत सारे 38 मिले आप. NADH is oxidized to NAD प्लस बहुत धीरे धीरे फर्मेंटेशन में, पर ये रिएक्शन विगरस बहुत तेजी से होगा किसमें, एरोबिक पाथवे में. अब आ जाते हो आप एम्फीबॉलिक. अब ये एम्फीबॉलिक क्या है? एम्फीबॉलिक मतलब दोनों है, कैटाबॉलिज्म भी है और एनाबॉलिज्म भी है. क्यों? बट रेस्पिरेशन तो कैटाबॉलिक है. अरे रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, रेस्पिरेटरी पाथवे की बात चल रही है. सो ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट, सबसे पसंदीदा फॉर रेस्पिरेशन. ऑल कार्ब्स usually first converted into glucose before they are used for respiration. Other substrates can also be respired as has been mentioned earlier, but then they do not enter the respiratory pathway. पहली स्टेप में नहीं गए. Fats would need to be broken down into glycerol and fatty acids. If fatty acids were to be respired, they first degraded by acetyl coenzyme A, and ये degraded हो गए किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में बना दिया इसने, और फिर पाथवे में घुसे. ग्लिसरॉल will enter the pathway after being converted to phosphoglyceraldehyde. The proteins would be degraded by protease and individual amino acid जो डीएमिनेशन के बाद कहाँ जाएगा, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्रेब्स साइकिल में भी जा सकता है जैसे, या फिर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन भी कर सकता है. ठीक. सो क्रेब्स साइकिल और पायरुवेट या फिर एसिटाइल कोएंजाइम. Since respiration involves breakdown of substrate, the respiratory process has traditionally been catabolic process. मतलब परंपरागत तरीके से हम बोलते हैं इसको कैटाबॉलिक है, पर पाथवे कैटाबॉलिक भी है और एम्फीबॉलिक भी है. पर पाथवे कैटाबॉलिक भी है और एनाबॉलिक भी है, तो दोनों हो सकता है. नाउ इस पॉइंट पे देखेंगे सबस्ट्रेट्स वुड एंटर, डिफरेंट सबस्ट्रेट एंटर हुए डिफरेंट पॉइंट पे. तो ये जो एम्फीबॉलिक पाथवे बोलने का रीजन है, ये इसीलिए है कि जब चीजों की जरूरत पड़ी तो उन्हें बना भी लिया गया, जब जरूरत नहीं पड़ी तो उन्हें तोड़ के ब्रेक डाउन करके एनर्जी का सिंथेसिस भी कराया गया. ठीक है. सो इसका एक स्कीमेटिक फिगर आपको दिया है, या तो फैट्स या कार्ब्स या फिर प्रोटीन्स. फैट पहले फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. कार्बोहाइड्रेट पता है आपको ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जाता है. प्रोटीन्स अमीनो एसिड, इनका डीअमीनेशन हुआ और इसके बाद ये पायरुविक एसिड बनाएंगे. यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक एसिड बनता है. पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल. यहाँ पर फैट से फिर डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा था. कितनी बार एसिटाइल कोएंजाइम में से फैट्स भी बन जाते हैं, इसीलिए इसे हम एम्फीबॉलिक बोलते हैं. नेक्स्ट. सो अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये रिलेशन बताया था मेटाबॉलिक पाथवेज का, अगर आपके सबस्ट्रेट अलग अलग है तो. लास्ट हो जाता है आपका रेस्पिरेटरी कोशिएंट. रेस्पिरेटरी कोशिएंट का मतलब क्या है, देखो RQ. इस RQ का फॉर्मूला आपको पढ़ना है. हमेशा जनरली क्या होता है बेटा, आउटपुट
अपॉन इनपुट, मतलब जो रिलीज हुआ अपॉन में क्या आपने इनहेल किया था। सो इसका फॉर्मूला हो जाता है CO2 वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। अब याद रखना, द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या यूज किया आपने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तो इसकी एक लिस्टिंग हम बना लेते हैं। देखो RQ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या हो जाता है 1 बिकॉज इक्वल CO2 एंड O2। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर देखो ये 6 तो ये 1 आ गया। पर अगर फैट्स की बात करें तो फैट्स में RQ लेस देन 1 है, यहाँ पर आ जाती है 0.7। ये देखो किसका एग्जाम्पल दिया है, ट्राइपामिटिन। ये इक्वेशन याद रखनी है आपको, फॉर्मूला याद रखना C51H98O6 145 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 102 CO2 और वाटर और एनर्जी निकला। तो ये इक्वेशन एज इट इज आपको याद करनी है। प्रोटीन्स की बात करें, अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स है तो कितना मिला RQ 0.9। देखो कार्बोहाइड्रेट्स RQ की वैल्यू देखिए, है ना। अगर हम सबस्ट्रेट देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है 1, ऑर्गेनिक एसिड ग्रेटर देन 1, फैट्स 0.7, प्रोटीन्स 0.9। अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन, सो बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है क्या, सो एनीथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट, तो ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। पर अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें ज़ेरोफाइट्स, तो ज़ेरोफाइट्स की केस में आप क्या देखेंगे कि CO2 का रिलीज हो पा रहा है क्या, आउटपुट मिल रहा है क्या, क्यों नहीं मिल पा रहा, बिकॉज स्टोमेटा उनके बंद है, खुल नहीं रहे हैं, खुलेंगे तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। तो स्टोमेटा अगर बंद है तो अंदर ऑर्गेनिक एसिड बन गया CO2 से, तो CO2 निकल ही नहीं पा रहा है। तो अगर CO2 नहीं निकला तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो 0 में 0, ये कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, ये याद रखें, ठीक है। सो अब इसके बाद एक पॉइंट NCERT लिखती है आपकी, what is important to recognize is that all living organism respiratory substrate are often more than one, अलग अलग हो सकते हैं, but pure proteins or fats are never used as respiratory substrate, ठीक है। now summary पे आ जाते हैं। Plants, unlike animals, have no special system for breathing or exchange of gases. हाँ, स्टोमेटा लेंटिसेल्स अलाउ गैस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, हमने देख लिया। वुडी पार्ट्स में लेंटिसेल्स और सॉफ्ट पार्ट्स में स्टोमेटा में रहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग cells in the plants have the surface exposed to air. The breaking of CC bonds of complex organic molecules by oxidation leading to release of lot of energy, बहुत सारी एनर्जी निकली सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। इनिशियल स्टेज ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में, जिसमें ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन थ्रू सीरीज ऑफ एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शंस, जिसमें 2 मॉलिक्यूल मिले आपको पायरुविक एसिड के। द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। The fate of the pyruvate depends on the availability of oxygen. Cellular need पे depend करता है। Under anaerobic condition fermentation होगा, lactic acid, alcohol take place under anaerobic condition in many prokaryotes और unicellular eukaryotes। और साथ में germinating seeds। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या germinating seeds में fermentation है, तो बिल्कुल है, ठीक है। Now फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आप माइटोकॉन्ड्रिया की मदद लेते हैं, वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, किसमें बदला, एसिटाइल कोएंजाइम में CO2 दिया। फिर ये एंटर हुआ क्रेब्स साइकिल में, NADH2 FADH2 जनरेट जो होते हैं क्रेब्स साइकिल में, वो कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मदद से ATP का सिंथेसिस हुआ। दिस अकम्प्लिश्ड थ्रू सिस्टम ऑफ रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे कोएंजाइम्स इन्वॉल्व है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आप
ये रिएक्शंस करवा रहे हो और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ बढ़ता है और द इलेक्ट्रॉन्स एज दे मूव थ्रू द सिस्टम रिलीज एनर्जी जो ट्रैप होती है एटीपी के फॉर्म में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट गेट्स रिड्यूस्ड टू वाटर. द रेस्पिरेटरी पाथवे क्या बोला, एम्फीबॉलिक और इन्वॉल्व करता है कैटायन एनाबॉलिज्म बोथ. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो यूज करा है आप. So this completes our respiration in plants. So my dear students, हमने फाइटर बैच में बॉटनी का सिलेबस अब 11th क्लास का पोर्शन वाइंड अप हुआ है. यहाँ पर अब कुछ रीजन के कारण, क्योंकि वीडियोस की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है आपके लिए, तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें नंबर ऑफ लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स इतने सारे देखने में इतना समय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपके वेंसडे थर्सडे अब डेली क्या जाने वाला है. वेंसडे और संडेज अब जो हमारे टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस है उसमें आपको बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 4-4 वीडियोस पर वीक, आपको 8 वीडियोस देखने के लिए समय चाहिए. सो ये सारे वीडियोस हम आपको देने वाले हैं और लगातार दे ही रहे हैं, इसलिए फाइटर बैच के लिए आज ये सेशन एंड होता है. So all the best for your NEET exams and hope so you get your dream medical colleges. Thank you so much.